नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, कल फाइनली हमारा साइंस का एग्ज़ाम है। ओके बच्चों, और मैंने केमिस्ट्री के 2 वीडियोस अपलोड कर लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले। फिजिक्स में भी काफ़ी बच्चों को डाउट थे, जो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे कमेंट सेक्शन में, वो ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चंस कवर अप कर लिए उस वीडियो के अंदर। एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके सामने ही हैं, प्लस PYQs, तो मैंने अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड कर लिया। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स का एक पेपर दिया हुआ है, MCQ वाला, PYQs ना। अब भी मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव्स लेके आई हूँ। ये तकरीबन कुछ 160-170 के आसपास कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। मुझे नहीं था कि इनके बाद अब आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव्स करने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको फाइनल कंप्लीट पूरा गो थ्रू दे देंगे पूरे सिलेबस का। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। 170 जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो बट ऑब्वियसली कुछ तो अच्छा ही होगा, ऑब्जेक्टिव्स में फ्रूटफुल रहेगा। ओके, 16 मार्क आ रहे हैं, तो 16 मार्क में अगर इसमें से हम लोगों को 5 से 7 भी मिल जाएं तो अच्छा ही है ना। ओके, पहले भी आपने किए, गाला भी किए, तो आप सब समझ लो कि इतने सारे अगर आप MCQs कर लेंगे तो मटेरियल रेडी है हमारा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। सो नाउ, व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, अब वो लाइट जो हमारी आंखों में जाती है उसकी रेंज क्या होती है। नॉर्मल तो हम ऐसा कहते हैं 4 से लेकर 8 नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर कहा जाता है। नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁹ मीटर। तो देखो आपको ऑप्शन बी जो है वो नजर आएगा। ठीक है, 4 × 10⁻⁹ मीटर इंटू 8 × 10⁻⁹ मीटर, ये वो रेंज होती है। मतलब कि आज अगर आप आपके आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, वो इसके लिए भी लाइट हमारी आंख पे जाके रिफ्लेक्ट करती है, वो तो आपको पता ही पूरा। ठीक है, तो लाइट कौन सी रेंज वाली लाइट जाती है, तो 4 × 10⁻⁹ से लेकर 8 × 10⁻⁹, ये रेंज की लाइट ही हम लोग देख पाते हैं। इसके कम वाली और इसके ज़्यादा वाली हम लोग लाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है इतना। What is the relation between radius of curvature and focal length? ओके, अभी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में बताया था। ठीक है, तो ये होता है रेडियस जो होगा वो फोकल लेंथ के डबल होगा। ठीक है, जनरली हम लोग लिख देते हैं F = R/2, रेडियस के हाफ होता है फोकल लेंथ। ओके, मैंने आपको ऐसे बताया था F = R/2, तो बट ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 2F। Which type of reflection will be represented by a light reflected from a book? ठीक है, बुक से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया, इरेगुलर। उसमें हमें इमेज दिखती है, कोई इमेज नहीं दिखती है, तो वो हो गया इरेगुलर। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू। क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे पास होती है तो बेटा वो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करती है। यही तो खासियत है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, बी। ओके, नेक्स्ट, एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉनकेव मिरर के आप यहाँ पे कहाँ पे आप रखोगे ऑब्जेक्ट को कि आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिले। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो पोल और फोकस के बीच में रहता है, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1 ही होता है। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में बता दिया था। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, क्योंकि देखो आपको पता है कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि सारी की सारी लाइंस जो हैं वो दूर से आती हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी पैरेलल होती है, तो कहाँ जाके मीट करेंगी वो नहीं पता होता है। ठीक है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट 2 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर एंड इट्स इमेजेस। आपको पता है प्लेन मिरर में, ठीक है, आपके घर पे भी जो मिरर है, प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है। तो ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, तो इसके लिए इमेज का भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन इट्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम हाइट बाय एज एन ऑब्जेक्ट बाय द कॉन्वेक्स लेंस। सब कुछ छोड़ दो, रियल में कुछ भी नहीं। क्या लिखा हुआ है, सेम हाइट। क्या लिखा हुआ है, सेम हाइट। तो जब भी सेम हाइट का अगर हमारा इमेज बनता है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो जो मटेरियल हैवी होता है, या तो हम ये कहें कि हैवी रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो होता है डायमंड। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज, ठीक है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। विच ऑफ द लेंसेज विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 50 हैज़ मैक्सिमम पावर। देखो बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, ठीक है। अब अगर पावर हमें, मतलब कि पावर ऑफ फोकल लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो अगर पावर हमें मैक्सिमम चाहिए तो मतलब कि फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, कम। अब सबसे कम वैल्यू किसी है 10 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग पावर 5, ठीक है। अब 5 है तो इसका क्या होगा ना, देखो बेटा, ओके, अब फोकल लेंथ देखो, अभी हमें बताया पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो पावर 5 है तो 5 इज इक्वल्स टू 1/f, सॉरी हाँ 5, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू 1/5, दैट मीन्स 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। इन्होंने मैं आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट, if the absolute refractive indices of water, benzene and sapphire are 1.33, 1.50, 1.77 respectively, then which medium has maximum refractive index, ठीक है। तो which medium has relative refractive index। अब देखो, एक बोला गया है सफ़ायर से वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सफ़ायर का कितना है 1.33, ओके, और वाटर का कितना है, सॉरी सफ़ायर का कितना है 1.77 और वाटर कितना है 1.33। डिवाइड कर लोगे, आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, सफ़ायर से बेंजीन, ओके, मतलब कि 1.77 से 1.5, ओके। तो इस तरीके से आप डिवाइड करते जाओगे और आपको देखना है कि जिसके ज़्यादा वैल्यू होगी वो आंसर हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरे पास स्पेस है नहीं तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही, तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो आपको दिया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जिससे बोला गया उसको डिवाइड में कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो बेसिकली इसका आंसर ए होता है, एक बार आप चेक करके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एन इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है, एक तो बिहाइंड द मिरर बनता है और सीधा बनता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। Then what will be the ratio of the light in water then to the glass, ठीक है। रेशियो ऑफ द लाइट इन वाटर टू ग्लास, वाटर से लेकर ग्लास की बात पूछ रहा है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 और ग्लास का कितना है 3/2, तो 4/3 इंटू 2/3 तो कितना हो जाएगा 8/9, आंसर है जी हाँ, ठीक है 8/9। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ वाटर एंड डायमंड आर okay, water, glass and diamond are 1.77, 1.50, 2.72. Which medium is most optically denser, ठीक है। और मैंने अभी आगे भी था, डायमंड इज द मोस्ट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, सबसे मतलब हर बार वर्चुअल इमेज कौन देता है, तो देखो वर्चुअल इमेज पीछे की तरह हर बार कौन देगा, एक तो आपको देगा कॉन्वेक्स मिरर, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो लेंस कौन सा हो जाएगा कॉनकेव, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट नॉर्मल एट द सरफेस, ठीक है। अब जैसे कि ये नॉर्मल है, अब अगर लाइट इंसिडेंट भी यहीं से होगी तो रिफ्रैक्ट भी यहीं से होगी, तो डिग्री तो कोई बना नहीं, तो विच इज नोन एज द 0 डिग्री। नेक्स्ट, by which optical phenomenon the splitting of white light into 7 colors occur, सिंपल डिस्पर्शन, ठीक है। उसमें होता है ना व्हाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम इन द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होती है डेविएट वो ज़्यादा करेगी, और स्टार्टिंग में विबग्योर वी स्टैंड फॉर द वायलेट, ठीक है। इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट रेटिना। The focal length of an eye lens is changed due to the action of ciliary muscles, ठीक है। ciliary muscles की वजह से focal length आई का चेंज होता है, जिसकी वजह से नज़दीकी भी चीज़ हम देख पाते हैं, दूर की भी चीज़ हम देख पाते हैं।
नेक्स्ट, विच फिनोमिनन डज नॉट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? रेनबो में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी पॉसिबल? ठीक है, किस लिए पॉसिबल होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो. ठीक है, लाइक क्रिटिकल एंगल समझो कि 90 डिग्री है. ठीक है, 90 डिग्री में क्रिटिकल एंगल हुआ, और जब इंसिडेंट रे, ओके, ये इंसिडेंट रे जो है जब से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी. क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी. इसके लिए डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग करता है. तो आंसर क्या आएगा, सी. ओके, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. डन. Where is the image in the eye formed for a person suffering from a defect of nearsightedness? Nearsightedness मतलब कि मायोपिया. मायोपिया में इमेज हमें ब्लर दिखती है. क्यों? क्योंकि वो रेटिना से पहले ही जो रेज हैं वो मिल जाती है. मतलब कि ऑन द रेटिना नहीं है, ऑन अ रीजन अहेड ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही मिल जाती है. तो सी ऑप्शन. ठीक है. विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन. सीधी सी बात है. ड्यू टू विच फिनोमिनन ऑफ लाइट डज टिंडल इफेक्ट रिजल्ट? ठीक है, टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्यों होता है? जब सन की रेज आएगी कहीं पे तो वो फैल जाती है, मतलब कि स्कैटरिंग. व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट? ठीक है, एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट में मतलब एक्चुअली जब वो होता है और हमें दिखता है कि वो हुआ है, उसके बीच में 2 मिनट का गैप होता है. डन. विच कलर ऑफ लाइट स्कैटर्स मैक्सिमम ड्यू टू एटमॉस्फेयर? ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से कौन सी लाइट जो है वो मैक्सिमम डेविएट करेगी, स्कैटर करेगी. अब देखो, जैसे लाइट एंटर होती है एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले आसमान जो होता है वो नीला नीला हो जाता है. ओके, नीला नीला अंबर, तो हो गया हमारा ब्लू. नेक्स्ट, विच कलर लाइट हैज मिनिमम वेलोसिटी इन द ग्लास प्रिज्म? ठीक है, सबसे कम वेलोसिटी किसकी होती है? अब देखो, वायलेट दिखता है हमें? वायलेट दिखता ही नहीं है. ठीक है, तो जो छोटा होता है उसकी वेलोसिटी भी कम होती है, दैट इज वायलेट. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, कूलम. ठीक है. What number of electrons will be there in 1.6 कूलम चार्ज? ओके, चलो देखते हैं क्या है ये. क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू NE. ओके, Q आपको दिया हुआ है 1.6, N निकालना है, और E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है, तो अगर आप 1.6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू N ले लो तो ये तो कट गया. ओके, तो 1 अपॉन 10⁻⁹ को ऊपर ले लो तो 10⁻+19 हो जाएगा. तो ऑप्शन क्या आया, सी. डन. नाउ नेक्स्ट, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश मिली एम्पियर. ओके, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू डैश मिली एम्पियर. नाउ बच्चों, नेक्स्ट 34, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू डैश मिली एम्पियर. देखो बच्चों, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर. पता है, मैंने ये न्यूमेरिकल्स के दौरान बताया था. तो 10⁻6 को मैं 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकती हूँ. क्या दिक्कत है? ठीक है. अच्छा, अब 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर होता है. तो ये एक काट लो तो कितना बचा, मिली के लिए ये काटो, में m लिख दिया तो कितना हुआ, 10⁻3. तो ऑप्शन 10⁻3, दैट इज बी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? कॉपर, तभी तो गुड कंडक्टर है. ओके, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग करंट. इंक्रीज होगा करंट तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. देखो, अब सिंपल ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR. जनरली ओम्स लॉ के हिसाब से V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, सॉरी वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा. देखो है ऐसा कुछ, द करंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज. ठीक है, सीधा फॉर्मूला से देख लो आंसर. नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T. ये सारे मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे, मैंने कहा था ना लर्न कर लेना. देखो ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं. चलो नेक्स्ट, क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ 2A इलेक्ट्रिक करंट इज पास फॉर 1 मिनट. ओके, मतलब थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ सम. मतलब कि आपको I इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट. 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड्स. ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज विल पास थ्रू द वायर, मतलब Q निकालना है. तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T.
ओके, तो I इंटू टी इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। टी यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि मैं 2 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 120 है ऑप्शन 120, ठीक है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर, तो आपको I दिया हुआ है 4.8 इज पास्ड, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास, मतलब कि n निकालना है हमें, पास इन इट इन 1 सेकंड, टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकंड का, ठीक है, क्लियर, ओके। सो बच्चों नाउ देखो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू क्या होता है, n इंटू ई अपॉन टी, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हम I के साथ ले लें, तो I इंटू टी अपॉन ई इज इक्वल्स टू n, ठीक है इतना। अब I का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4.8 लगा दो, ठीक है, T का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻², यहाँ पे लिख दूँ चलेगा ना, सॉरी यहाँ, तो 4.8 अपॉन E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और हमें n मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करोगे तो 16 1 जा 16 3 जा और 19 ऊपर चला गया, प्लस में आ गया, तो 3 इंटू 10⁻19, ठीक है। देखो 1 मार्क में पूछ रहे हैं ऐसे न्यूमेरिकल्स, इसके मैं न्यूमेरिकल्स करवाए थे आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे W तो है बट अपॉन में चार्ज कहीं नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अब चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब I, Q क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ओके, हमने अभी देखा, ये देखो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, तो इसका मतलब कि करंट इंटू टाइम, तो वर्क इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, ओके। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब देखो ये मैंने लिख दिया, तो जूल होता है वर्क का और कूलम होता है चार्ज का, तो J अपॉन सी है बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, if the work is to be done to take 3 coulomb electric charge from one point to another point is 15 joule, okay, मतलब कि Q आपको दिया हुआ है 3C, जूल मतलब वर्क आपको दिया हुआ है 15, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट नाउ वी रोट, ओके, जस्ट नाउ, तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, तो 15 अपॉन 3 कितना होगा 5, ठीक है, आंसर इज 5 वोल्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टिंग वायर इज 10 ओमेगा, हाउ मच करंट विल बी फ्लो इन इट विद अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट। देखो V इज इक्वल्स टू IR होता है, हमें करंट बोला गया है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना है बेटा 1.5 और रेजिस्टेंस कितना है 10, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को 0.15, अब 0.15 ये होता है एम्पियर, इन्होंने हमें बोला है 0.15 मिली एम्पियर, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ओके। तो पूरे आंसर्स मिली एम्पियर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली एम्पियर के अंदर, तो 0.15 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 1000 के साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, on which factor does the resistivity of the material of the conducting wire depend, ठीक है, रेजिस्टिविटी बोला है, रेजिस्टेंस नहीं बोला है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, ओह सॉरी, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। एक मटेरियल होता है, दूसरा नेचर ऑफ द वायर होता है, एक्चुअली दो पे डिपेंड करते हैं, बड़ी MCQ इसके लिए एक आया, ठीक है, मटेरियल एज वेल एज नेचर ऑफ वायर। नेक्स्ट, if the 5 equal pieces of a resistance wire having 5 omega resistance each is connected in parallel, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हम 5 टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद उनको हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जोड़ देते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो अब बेसिकली हम लोगों ने रेजिस्टेंस के क्या कर लिए, 5 टुकड़े कर लिए, तो हर एक रेजिस्टेंस R/5 हो गया, ओके। अब RP बोला है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1, मतलब R1 की जगह क्या लिख दूं R/5, तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 5 आ गया, ठीक है, ओके। अब ऐसे कितने हैं बेटा 5 है, तो इंटू 5 कर लेती हूँ मैं,
तो 1/r/p इज इक्वल टू 25/r, ठीक है, ये यहाँ पे ले लो, तो r/r/p इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो इक्वल रेजिस्टेंस कितना आएगा 25 है ऑप्शन, हाँ ठीक है 25। Now next, the unit of resistivity is ohm meter, ठीक है। Which physical quantity has a unit of kWh, मतलब कि किलोवाट आर। किलोवाट आर किसका होता है, इलेक्ट्रिक पावर का होता है। 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, आ रहा है मजा, ओके। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम्स 1.1 किलोवाट पावर, ओके, पावर दिया हुआ है 1.1 किलोवाट, ओके, तो पहले वॉट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो 1.1 डिवाइड बाय 1000, सॉरी 1.1, हाँ सही तो कर रही हूँ मैं, इतने सब कुछ करते हैं ना तो दिमाग में कई बार हम भी कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। तो 1.1 × 1000 ये वॉट में हो गया। देन व्हेन 220 वोल्टेज इज अप्लाइड, तो वोल्ट आ गया 220, ठीक है। हाउ मच करंट इज देयर, तो करंट निकालना है, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू V/I, फॉर्मूला रहता है P इज इक्वल्स टू V × I होता है, ये भगवान, P इज इक्वल्स टू V × I होता है, हमें करंट निकालना है, ठीक है। तो P/V इज इक्वल्स टू I, इतना क्लियर, ठीक है। P कितना है हम लोगों को 1.1 × 1000 अपॉन V कितना है 220 इज इक्वल्स टू I, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर कुछ अपने को मिल जाएगा। इसमें कटिंग वटिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 जा, ये 2 जा, एक और 0 आएगा कटेगा, ओके। देन 5 एम्पियर, ओके, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होता है ना। इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्यूशन में से जब आता है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। कंडक्टिंग वायर अगर होता तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, द डिस्टिल वाटर एक्ट एज एन इंसुलेटर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते ही नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन अ रीजन आउटसाइड द बार मैग्नेट। अब बताओ, बार मैग्नेट में बाहर की तरफ लाइन्स कैसे आती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। चलो देखते हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, आ गया पहला वाला ही, ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्या गलत है भाई। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सही है ये। द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर, ना वो क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, बाय विच इंस्ट्रूमेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है वो कैसे पता चलेगा, थ्रू द मैग्नेटिक निडल, वो डिफ्लेक्ट करता है ना इसकी वजह से। हु हैज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय द ऑर्स्टेड, ठीक है। बेसिकली इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट, कोई उनको पता ही नहीं था, वो तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अपना कंपास जो है निडल कंपास वहीं भूल के आ गए थे, ठीक है, भूल के आ गए थे। तो जब वो एक्सपेरिमेंट देख रहे थे तो देखा तो मैग्नेटिक कंपास जो वो यूं हिल रहा है। फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सर्किट के अंदर कहीं भी मैग्नेट रखा ही नहीं है, तो ये मैग्नेटिक कंपास हिल क्यों रहा है, मैग्नेट तो कहीं पे नहीं है। वहां से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां पे प्रोड्यूस होगी वहां पे मैग्नेटिज्म आएगा। तो सबसे पहली बार ऑर्स्टेड ने देखा था, ये कुछ कहानी है इसकी, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ विच लॉ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिसाइड, राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल हुज डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय अ थंब, ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल, तो इससे क्या पता चलता है हमें, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। चलो आगे, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑन पासिंग द करंट थ्रू इट इज, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर ऑन पासिंग द करंट इट इज। अच्छा, अब आप देखो
तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चल रहा है, ये कंडक्टर के सर्कुलर में पता चल रहा है ना, ठीक है, सर्कुलर हुआ तो देखो आपको आंसर मिलेगा सी, सर्कुलर अराउंड द वायर। हुज मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, सोलेनोइड का होता है, तो करंट कैरिंग सोलेनोइड। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे। नेक्स्ट, which is the direction of magnetic force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field, ठीक है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, जब वो करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। हमेशा करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तभी ही ऑब्जेक्ट या कुछ भी मोटर वोटर काम करेगी वरना नहीं करेगी, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। How is a current carrying wire is placed in the magnetic field so that the magnetic field does not act, ठीक है। अब पैरेलल होगा तो काम नहीं करेगी, that means कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। From which of the following case the induced current in the loop will not be obtained, ठीक है, किस केस में हमें इंड्यूस करंट लूप में से नहीं मिलेगा। द लूप इज मूव इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट रखा गया, लूप यहाँ वहाँ कर रहे हैं, मिलेगा फिर तो। द मैग्नेट इज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, ये लूप है और मैग्नेट आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा। ओके, द लूप एंड द मैग्नेट आर मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरीके से, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये भी मिलेगा। द लूप एंड द मैग्नेट आर मूव इन सेम डायरेक्शन, ये लूप है ये मैग्नेट है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी गलत है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, ऑन विच प्रिंसिपल डज इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क, ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर काम करते करते इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एसी वोल्टेज यूज्ड इन इंडिया इज डैश एंड द फ्रीक्वेंसी इज डैश, ठीक है, वोल्टेज 220 होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में 110 वोल्ट होता है और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। विच कलर्ड वायर इज यूज फॉर अर्थिंग, ग्रीन कलर। विच टाइप ऑफ करंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैटरी, डीसी करंट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रेजेंस चेक करना है तो गैल्वेनोमीटर, अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है कि कितना ट्रैवल हो रहा है तो उसके लिए एम मीटर, ठीक है। अ फ्यूज वायर इज कंडक्टर, तभी तो मेल्ट होगा ना। नेक्स्ट, ओके, डैश रूल इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस करंट इन द सर्किट, सर्किट में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स डज एन एसी इलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चेंज इट्स डायरेक्शन, 100, कैसे, देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आया, इसका मतलब कि 50 बार वो घूमेगा, बट एसी में कैसा होता है ना बेटा, आपको पता है यूं करके जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 50 बार ऊपर की तरफ जाएगा, 50 बार नीचे की तरफ जाएगा, रिवर्स में भी, तो इसके मिला के कितने हो गए, 100 टाइम्स। व्हाट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है, अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे समझो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, उसको आपने पानी के साथ रिएक्ट किया तो आपको मिल जाएगा H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, ओके, तो आपको मिलता है एसिड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड आपको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल, ठीक है। विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जब आप बेस को ओके मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो कौन सी गैस मिलेगी, डाई हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पीएच स्केल वॉज प्रेजेंटेड बाय SPL सोरेनसन, उन्होंने बनाई थी। पीएच स्केल की रेंज 0 to 14 में जाती है, सही है। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस, नहीं, वो तो उल्टा एक्वेस में एप्लीकेबल है, नॉन एक्वेस सॉलिड में आप लोगे तो उसमें तो पीएच वैल्यू एप्लीकेबल होगी नहीं, तो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, हाउ इज द एग्जैक्ट पीएच इज मेजर्ड, तो वो हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएच मीटर कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज एन एंटा एसिड, जो भी बेस होता है, और बेस यहाँ पे OH कहाँ पे दिख रहा है, Mg के साथ, तो वो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, बाकी तीनों वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक है।
विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज अमोनिया, अमोनिया जो है वो वीक बेस है, ठीक है। pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, मतलब क्या बोलते हैं H प्लस और OH माइनस, ठीक है, मिलाकर टोटल मिला के 14 होते हैं आयंस एक कंपाउंड के अंदर, तब जाके न्यूट्रल बनते हैं, मतलब 14 होते हैं इन शॉर्ट। विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन पॉइजन ऑफ हनी बी, मिलिटेन, मिलिटेन लिखो, मिथेनोइक एसिड लिखो, दोनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग मतलब कि सल्फाइड, ठीक है। अब सल्फाइड जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको ZNO मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय, सिल्वर अलॉय नहीं है, मेटल है। गैलियम ओके मेटलॉइड, मेटल है, ये मेटलॉइड है। 24 कैरेट गोल्ड प्योर मेटल है, तो ये क्या हो गया 22 कैरेट। कैसे बोला मैम, देखो 22 कैरेट 24 प्योर होता है, इसका मतलब कि आप इसके अंदर या सिल्वर डालोगे, कॉपर डालोगे, तब जाके वो गोल्ड को आप कोई ना कोई ज्वेलरी बना पाओगे। तो गोल्ड के अंदर आप मिलावट कर रहे हो ना, दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप, अलॉय कर रहे हो, मतलब आप उसको अलॉय बना रहे हो। ड्यूरिंग विच रिएक्शन डाइहाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन गैस नॉर्मल कंडीशन कब नहीं मिलता है, तो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, जब मैंने केमिस्ट्री का आपको लेक्चर दिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि HNO3 के साथ वाटर निकलता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल, किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। ओके देखो Na जो है उसको कॉपर नहीं हटा सकता क्योंकि Na इज हाईली रिएक्टिव, तो यहाँ पर डिस्प्लेस होगा नहीं। Fe जो है उसको भी सिल्वर नहीं हटा पाएगा, सिल्वर इज द लीस्ट रिएक्टिव, पॉसिबल नहीं है। Mg ओके, Mg को Al जो है वो हाँ वो हटा लेगा, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। ZnCu को हटा सकता है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है काशीनाथ का माली Mg ओके, आलू जरा फीके से पकाता है, ओके, इस तरीके से रहता है। कौन है, आगे आओ, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, तो अब देखो ZnCu को हटा सकता है, हाँ Zn तो ऊपर है ना, Cu नीचे है, मतलब Zn इज मोस्ट रिएक्टिव, हटा सकता है। क्या ZnFe को हटा पाएगा, हाँ हटा पाएगा। क्या FeCu को हटा पाएगा, Cu से ऊपर है ना Fe, हाँ हटा पाएगा। क्या Cu Fe को हटा पाएगा, नहीं, Fe से नीचे है Cu, तो नहीं हटा पाएगा, तो डी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, बाय विच रिएक्शन मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल में जाना होता है तो हम करते हैं रिडक्शन प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ओके, क्या स्टेटमेंट है, कोरोजन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस बाय कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वाटर, वो तो वैसा ही होता है। द मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर लो, ना ये गलत है ना, मेटल्स के तो हाई होते हैं ना, ठीक है, तो यहीं पे गलत, आगे रीड करना ही नहीं है। विच अलॉय इज यूज टू सोल्डर द इलेक्ट्रिक वायर्स, लेड और टिन। विच मेटल इज अवेलेबल इन द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑन द अर्थ, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वट इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथीन, इथीन मतलब कि C डबल बॉन्ड में 2 C, तो C2H4। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, ठीक है, अल्काइन एंड हाँ -2। व्हाट इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ इथाइन, इथाइन का कॉमर्शियल नेम होता है एसिटालिन। C3H8 इज अ मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ विच कंपाउंड, C3 3 कार्बन हो गए, मतलब प्रोपेन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इन द मीथेन, मीथेन में 2 बॉन्ड का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल, कोल, कोल का फॉसिल कहते हैं ना, बहुत लंबा समय लग जाता है उसको बनने में, और वी नो दैट इट इज नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द सॉरी व्हाट इज कॉल्ड द कंपाउंड पोजेसिंग CHO, CHO ग्रुप को हम कहेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। विच फंक्शनल ग्रुप इज पोजेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। OL सफिक्स इज अटैच्ड टू विच ग्रुप इन नोमेनक्लेचर, OH के साथ, एल्कोहल OH। विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन मिथाइल इथेनोएट, नोएट आया मतलब कि एस्टर ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन।
विच कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज हैविंग मिनिमम 3 कार्बन एटम, कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, और वो होता है कीटोन। कीटोन का पहला मेंबर ही जो होता है उसको हम कहते हैं प्रोपेनॉन। सबसे पहला मेंबर उसका प्रोपेनॉन ही बनता है। इथेनॉन और मिथेनॉन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं होती है, ठीक है, इसके लिए कीटोन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वो होता है हर्बीवरस, उनका सबसे बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म पोजेस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक जो है वो लाइक फंगी करते हैं, और फंगी में कौन आ जाता है यहाँ पे, पेनिसिलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ, सेप्रोफाइटिक भी कौन करता है, फंगी, और फंगी का जो है वो मशरूम। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एन अडल्ट ह्यूमन बींग, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.5 मीटर होती है। वेयर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स, माउथ से, जैसे आप मुंह में डालते हो स्टार्ट हो जाता है। इन विच ऑर्गन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कम्प्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, स्टमक में पार्शल होता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बाइल इज सीक्रेटेड इन द ह्यूमन डाइजेशन, लीवर से बाइल निकलता है ना, ओके। द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव। प्लांट्स को सब चीज चाहिए होती है ना। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय विच ऑर्गन। देखो पेप्सिन जो है वो स्टमक करता है, क्योंकि वो HCl की वजह से ना प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोटीन पैक करता है। फिर ट्रिप्सिन बनता है पेंक्रियास में से, तो स्टमक एंड पेंक्रियास। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। यीस्ट, यीस्ट बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कौन करता है, एल्वियोली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस टू द सेल मेम्ब्रेन और स्किन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और स्किन से बेसिकली रेस्पिरेशन नहीं होता है, तो वो कौन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक रे, ये मछली होती है, ये नहीं करेगी, बाकी सब करते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, 4 चैम्बर होता है ना। वेयर इज ट्राइकस्पिड वेल फाउंड इन ह्यूमन हार्ट, वो होता है राइट की तरफ, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन बींग, नेफ्रॉन। ऑर्गन किडनी, यूनिट नेफ्रॉन। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी ब्लड गेट्स प्योरीफाइड, कहाँ पे होता है, लंग्स में प्योरीफाई होने जाता है ना। What is called the movement of plant towards gravity, ग्रेविटी की तरफ जब प्लांट मूव करता है इसको हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। द प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट्स नेगेटिव, मतलब कि अब देखो जियो मतलब अर्थ, अर्थ का काम है खींचना, तो रूट उसकी तरफ जाता है, पर स्टेम अर्थ के ऊपर की तरफ ग्रो करता है, मतलब कि ऑपोजिट जियोट्रोपिज्म हो गया, दैट इज नेगेटिव, तो होता है स्टेम। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म, ठीक है, केमिकल्स की वजह से ये चीज होती है। बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट की वजह से अगर प्लांट बेंड करता है तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट ही तो होती है। द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज, अब वो पता है ना छुई मुई प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट, तो क्या करते हैं उसको टच करते तो वो सारा प्लांट नहीं सुकड़ जाता है, ठीक है, इसको हम टच मी नॉट कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, और ये किसके से होता है, टच की वजह से होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, कौन हेल्प करता है, सेरेबेलम। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नर्व्स अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से 31 नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। सेरेबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स, नीचे वाले ब्रेन की तरफ होता है ना, हिंड ब्रेन, ठीक है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आयोडीन इज नेसेसरी, आयोडीन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, थायरोक्साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर, कौन सा पेयर सही नहीं है, एड्रिनल एंड पिट्यूटरी, यही हो गया ना, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन ओवरी करता है सीक्रेट, प्रोजेस्टेरोन भी ओवरी करता है, और इंसुलिन पेंक्रियास करता है, तो वही हो गया। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से निकलता है, वो मेडुला से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर एक्शन इन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी के दौरान हमारी बॉडी, ठीक है, में जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन करता है, एड्रिनलाइन।
विच इज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट अकर एज अ पेयर इन ह्यूमन बॉडी. देखो ओवरी भी 2 पेयर होती है, टेस्टिस भी 2 होते हैं, एड्रिनल भी किडनी, दोनों किडनी के ऊपर होता है, तो पिट्यूटरी जो होता है वो सिंगल होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. फ्यूजन कहाँ से हुआ? एसेक्सुअल फ्यूजन तो नहीं हुआ ना, ठीक है, वो तो फ्यूजन होता है, फ्यूजन तो नहीं होता है. अ मेथड बाय विच ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबके सब थोड़ी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होता है, गलत है. अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, हाँ ठीक है, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो डिट्टो अपने पेरेंट के ऊपर जाता है. वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता है? अमीबा करेगा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी करेगा. ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से कौन रिप्रोड्यूस नहीं करता है? आई थिंक प्लाज्मोडियम. अमीबा करता है, ठीक है, पैरामीशियम, लाइक ये सारे हैं तो वही. मैं प्लाज्मोडियम टिक करती हूँ. आपको फ्रेंकली बता रही हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर. अब एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर प्लाज्मोडियम है या कुछ और है. आई एम नॉट श्योर, और मैं तो मतलब इतना कुछ देखा है नहीं, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट है. आप देख के मुझे ज़रूर बताइएगा बेटा प्लीज़. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू. रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? ताकि स्पीशीज जो है वो बरकरार रहे, जिंदा रहे, टू कंटिन्यू द स्पीशीज. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. ठीक है, बडिंग के थ्रू जो होता है उसको हाइड्रा. अब लोग मैम यीस्ट भी बडिंग का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर ये यूनिसेलुलर बोलते ना बेटा तो हम लोग यीस्ट लिख देते. ठीक है, बस समझ आई. नेक्स्ट, a simple multicellular animal having tentacles and lives in fresh water. हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, कौन सा करता है? बडी. ठीक है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. स्पोर फॉर्मेशन फंगस करता है, और फंगस का एक पोर्शन है म्यूकर. मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पैरोगेरा. स्पैरोगेरा जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, जो उसके फ्रेगमेंट्स कटिंग हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर? ब्रेकिंग अप ऑफ द फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स. हाँ यही है. ठीक है. नेक्स्ट, एन alga which reproduced by asexual reproduction method called the fragmentation is Sparogera. उल्टा भी पूछा हुआ है. द कट पार्ट ऑफ द प्लांट स्टेम, जहाँ पे रूट्स जो हैं वो ग्राउंड में फिक्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीयन. और स्टॉक जो होता है वो उसके ऊपर की तरफ होता है. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑफस्प्रिंग्स हैव द सेम जेनेटिक मटीरियल, सेम बॉडी फीचर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन्स. ट्विंस नहीं बोलना, क्लोन्स, क्योंकि एसेक्सुअल है, ट्विंस में सेक्सुअल हो जाता है. नेक्स्ट, द अकरेंस ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज ड्यू टू. ठीक है, अब जो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन. The occurrence of species among the individuals of the same species. The occurrence, due to evolution. The continuity of features from one generation to another generation. इसको हम क्या बोलते हैं? heredity. Which of the following plant species Mendel has worked? उन्होंने वो pea plant लिया ना, pea plant का scientific name है Pisum sativum. Which Mendel crossed tall plant with. ओके, व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट को जब उसने छोटे ड्रॉप प्लांट के साथ जब क्रॉस ब्रीड किया था, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द ड्रॉप प्लांट इन द F2 जनरेशन? एक ही प्लांट छोटा बना था, बाकी 3 जो थे वो बड़े बन गए थे. टॉल तो 25%. इन ह्यूमन बींग्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय जीन्स. ठीक है, द ह्यूमन स्पीशीज हैव जेनेटिक रूट्स इन अफ्रीका. कहा जाता है कि इंसान की पैदाश सबसे पहले अफ्रीका से हुई है. द ऑर्गन्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, काम अलग अलग करते हैं बट स्ट्रक्चर सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन्स. इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर अर्थ के बहुत गहराई में आपको कोई फॉसिल मिलता है, इसका मतलब कि उसको हजारों साल उसके अंदर वो रहा होगा. ओके, दैट मीन्स कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हैज अकर्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. बहुत साल हो गए उसको.
न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डर्म सेल्स। हाँ, ठीक है, डीएनए में चेंज आता है। दूसरा, देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। मैटिंग, अब मैटिंग होगी नहीं तो नया स्पीशीज बनाया गया, तो थर्ड ऑप्शन तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, तो वैसे कैंसिल हो गया। ठीक है, The presence of which of the following type of organs in two animals indicates that they are not derived from the common ancestors। ठीक है, जिनके कॉमन फोरफादर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? एनालॉगस ऑर्गन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोलोगस ऑर्गन्स? होमोलोगस मतलब क्या होता है बेटा कि जिनका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है। ह्यूमन और लिजार्ड का फंक्शन अलग अलग है, लिजार्ड और फ्रॉग का भी अलग अलग है। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट। ये तो एग्जाम्पल ऐसे भी एनालॉगस का है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एग्जाम्पल क्या है? वेजिटेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? जो नहीं होता है, दैट इज पॉलीथीन। इकोसिस्टम इज एन इंटरेक्टिंग सिस्टम मेड अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, हम और हमारे आसपास मतलब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर्स, सबसे पहले कंज्यूमर कौन आते हैं? हर्बीवरस। ऑमनीवरस कंज्यूम्स दोनों, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, एडाफिक फैक्टर इंक्लूड, एडाफिक फैक्टर किसको इंक्लूड? एडाफिक इसका मतलब कि सॉइल, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल अपीयरेंसेस, फिजिकल फैक्टर्स, तो उसको हम कहेंगे अबायोटिक। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कैन बी डिकम्पोज बाय वन एटम ऑफ क्लोरीन? ठीक है, एक क्लोरीन के एटम से कितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं? तो 1 लाख। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर की खात्मी में 80% किस कंपाउंड का हाथ है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। डन। ठीक है, ओके बच्चा, तो कैसे लगे ऑब्जेक्टिव्स जरूर बताइएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कल आपका एग्जाम है। नाउ आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ साइंस एग्जाम। बस ना पेपर फोड़ के आना, आग लगा के आना। बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपका हो चुका है, मुझे पता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे मैसेज करके हमको डर लगेगा ना। आज हम मेहनत करेंगे तो डर तो लगेगा, क्योंकि हमें वो डर और ये नर्वसनेस होनी भी चाहिए। ठीक है, आज अमिताभ बच्चन जी भी अगर स्टेज पे आएंगे तो वो भी नर्वस फील करेंगे, भले उनको इतने साल हो गए एक्टिंग करते हुए। तो नर्वसनेस तो अच्छा है, ये नर्वसनेस की वजह से आप जो रहेंगे वो कॉशियस रहोगे अपने पेपर्स को लेकर, अपने प्रिपरेशन को लेकर। तो टेंशन स्ट्रेस मत लो, नर्वस इट्स ओके, स्ट्रेस मत लो, एंग्जाइटी मत होने दो अपने ऊपर। ठीक है, बस जितना भी पढ़ाई की है उसको याद करो, भगवान का नाम लो, मेहनत की है तो आपको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और ये वाला MCQs भी करके जाओ। तो आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा खासा तैयारी मैंने करवा दी। मतलब मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड आपने की होगी, मैं उम्मीद करके चलती हूँ कि आपने वीडियोस देखे होंगे, लर्न भी किया होगा उन सब वीडियो से आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी है। तो अगर मैंने करवाई है तो मुझे तो यकीन, अगर बच्चों ने मेरे सारे वीडियो, साइंस के जितने वीडियो देखे, अगर वो सबके सब शिद्दत से देखे हैं, लर्न किए हैं, तो भाई टेंशन मतलब तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और पेपर कैसा रहा आपका मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा पेपर कैसा रहा, और फिर हम तैयारी करेंगे SS की। तो चलो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।